हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वीडियोस पे, क्यों नहीं आ रही थी। मेरे को खुद को नहीं पता क्यों नहीं आ रही थी। एनी हो, देखो तुम सबको तो पता है कॉलेज का नाम ही क्या है, असाइनमेंट्स। तो मेरे को असाइनमेंट्स इतना ढेर सारा मिल रखा था, अब जाके फिर यूँ ऑलमोस्ट हफ्ता लग गया कंप्लीट करने में। तो चलिए आज हम पहली वीडियो बनाने जा रहे बिजनेस लॉ की। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो हर सब्जेक्ट की तरह हमने इसका आज सिलेबस डिस्कशन करना है। देखो इस पेपर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम स्टूडेंट्स को बिजनेस लॉस के बारे में बताए। तो यूनिट 1 में तुम्हारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता है, उसमें तुम्हारे 5 चैप्टर्स हैं, और नहीं सॉरी 6 चैप्टर्स हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, देन कंडीशन वारंटी, देन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन रिमेडियल मेजर्स, देन आपका आता है ऑक्शनेबल क्लेम्स। ओके, यूनिट 1 में आपके 2 एक्ट है। दूसरा एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इसमें आपके 9 चैप्टर्स हैं, वो 9 के 9 दिए हुए हैं। फिर ये यूनिट 2 में आपके 2 एक्ट्स हैं, वो आपने करना, तो टोटल आपके 17 चैप्टर्स हैं। ठीक है, यूनिट 2 में वही आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948, देन आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ठीक है, अभी नोट क्या है, शॉर्ट केस स्टडीज़ जो है वो सेक्शन ए में आएंगी। इस पेपर में आपको केस स्टडीज़ आएंगी, पिछले सेमेस्टर में नहीं आई थी, इस सेमेस्टर में आएंगी। ये रेफरेंस बुक्स है, मेरे को जो बुक है वो के.सी. नारंग, नहीं सॉरी मुकेश शर्मा, सिमी अग्रवाल इनकी है। ओके, तो चलिए हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं अपना। तो देखो ओके, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इसमें आपने क्या पढ़ना है। ये पहला चैप्टर है आपका, पहला यूनिट का पहला चैप्टर, पहला एक्ट, एन इंट्रोडक्शन टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ओरिजिन एंड ग्रोथ। इसको ओरिजिन और ग्रोथ कैसे होता, देखो ऑलमोस्ट जितने भी तरह के बिजनेस होते हैं वो सेल परचेज इन्वॉल्व करते हैं एज पार्ट ऑफ दियर ट्रांजैक्शंस। बिजनेस एंटिटीज जो हैं वो ज़्यादातर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करती है ऑफ सेल टू सेल दियर गुड्स। मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटिटीज़ ऐसी होती है जो क्या करती है, सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करती है ताकि वो अपनी गुड्स बेच सके। तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930, इट डील्स विद लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जुलाई 1, 1930। ये डेट याद है ना, 1 जुलाई 1930 की। ओके, 1 जुलाई 1930 की। जो टर्म गुड्स हैं, इसका मतलब हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन मनी एंड ऑक्शनेबल क्लेम्स। ऑलराइट, अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या हुआ था, हैविली बोरो हुआ था फ्रॉम इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से पहले जो लॉ था सेल ऑफ गुड्स के रिलेटेड, इट वॉज कवर्ड अंडर द चैप्टर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द प्रोविजंस ऑफ विच वर फाउंड टू बी इनएडुकेट। तो इसके जो प्रोविजंस थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 7 में थे, जो इनएडिक्वेट फाउंड हुए थे। तो एक स्ट्रॉन्ग नीड की महसूस हुई थी इंडिपेंडेंट सेल ऑफ गुड्स की, गुड्स एक्ट की, और कॉन्सिक्वेंटली जो था नया एक्ट आया जिसे हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहते हैं, वो पास हुआ था। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, देखो सेक्शन 4 सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस। देखो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे सेलर क्या करता है, या तो ट्रांसफ़र कर देता है या फिर हामी भरता है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए इन गुड्स टू अ बायर किसी प्राइस के लिए। जब एक सेलर एग्री करता है ट्रांसफ़र करने के लिए अपने गुड्स बायर को, और बायर बदले में प्राइस देता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अब देखो क्या इंक्लूड करता है, सेल और एब्सोल्यूट सेल, एग्रीमेंट टू सेल और कंडीशनल सेल। ठीक है, अब सेल और एब्सोल्यूट सेल क्या होता है, जब देखो प्रॉपर्टी जिसे हम ओनरशिप कहते हैं इन दी गुड्स इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर एंड नथिंग इज लेफ्ट ऑन दी पार्ट ऑफ द सेलर, तो वहाँ पे क्या होता है, सेल होती है या फिर एब्सोल्यूट सेल होती है।
देखो क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है यानी कि ओनरशिप है गुड्स की, वो जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाती है सेलर टू बायर, और कुछ भी नहीं रहता सेलर के पास, तो वो सेल होती है, तो एब्सोल्यूट सेल होती है। जो काउंटर सेल है शॉप में, वो सेल है और एब्सोल्यूट सेल है। इसका मतलब देखो क्या हुआ कि तुम अगर सम मार्केट में कुछ खरीदने गए हो, ठीक है, नहीं मार्केट नहीं, यहाँ पे हम जनरल केस लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक पेन है, तुमने वो किसी को सेल करना है, तो अब तुमने वो बायर को बेच दिया, राइट। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, ना पेन ना कुछ और, तुम्हारे पास बस पैसे ही हैं। तो ये होता है, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल और कंडीशनल सेल क्या कहता है, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन द गुड्स शैल टेक प्लेस इन फ्यूचर और ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, इट शैल बी एन एग्रीमेंट टू सेल और कंडीशनल सेल। देखो जब तुम फ्यूचर में एग्रीमेंट करते हो कि तुम मेरे को अभी पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें बाद में गुड्स दे दूंगा, या फिर मैं तुम्हें अभी गुड्स दे देता हूँ, तुम मेरे को बाद में पेमेंट कर देना, या फिर कुछ शर्तें होंगी, इसके बेसिस पे तुम गुड्स ले सकते हो। तो ये हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल और कंडीशनल सेल। अब देखो जो इसकी ओनरशिप होती है गुड्स की, इट शेल नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर until and unless some condition is fulfilled for completion of the contract of sale। कुछ शर्तें जो हैं जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक क्या होता है, सेलर से बायर तक जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। अब एग्रीमेंट टू सेल सेल कैसे बनता है, हाउ, तो देखो पहली स्टेज में क्या होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो एग्रीमेंट टू सेल ही होता है। जब सेलर और बायर एग्री करते हैं कि हाँ हमें सेल करना है, सेलर एग्री करता है कि उसको सेल करना है, और बायर एग्री करता है कि उसको गुड्स बाय करने किसी प्राइस पे, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो गुड्स की सेल हो। अब क्या रह जाता है, क्या बच जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। अब देखो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होगी बाय सेलर इमीडिएटली, इट बिकम्स अ सेल, एंड इफ ही डज नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप अंटिल सम कंडीशन इज फुलफिल्ड, इट शेल रिमेन एन एग्रीमेंट टू सेल। ध्यान से देखो, देखो अगर फटाफट से ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी तो वो सेल बन गई, लेकिन अगर अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई तो वो एक एग्रीमेंट टू सेल रह जाता है, जब तक कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो जाती और ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के क्या एसेंशियल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंस्टिट्यूट करने के लिए फॉलोइंग एसेंशियल प्रेजेंट होने चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल आप पढ़ के आई हो पिछले सेमेस्टर में, क्या क्या है वो 10 एसेंशियल एलिमेंट्स थे, वो याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट करने के लिए, सेल का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट करने के लिए सारे एसेंशियल होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। वो थे वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, वैलिड एंड लॉफुल कंसिडरेशन, वैलिड ऑब्जेक्ट, पार्टीज मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब 2 पार्टीज होनी चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 4 रह गए एलिमेंट्स। देखो 2 पार्टीज होनी चाहिए। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंस्टिट्यूट करने के लिए एक ट्रांसफ़र या फिर एग्रीमेंट होना चाहिए टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन गुड्स बाय सेलर टू बायर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 लोग होने चाहिए, एक सेलर दूसरा बायर। सेलर और बायर जो है वो अलग अलग पर्सन होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता एक ही बंदा सेलर है एक ही बंदा बायर है। हाँ वो उस केस में होता है जब वो 2 रोल्स प्ले कर रहा है, मैन्युफैक्चरर का नहीं, होलसेलर का और रिटेलर का। देखो होलसेलर अब क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से गुड्स बल्क में लेगा, राइट। फिर होलसेलर आगे क्या करेगा, उसको रिटेलर को सेल करेगा, रिटेलर आगे कस्टमर्स को सेल करेगा। और अ मैन कांट परचेज हिज ओन गुड्स, द पार्टीज मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखो क्या है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई थी और सरप्लस एसेट्स इंक्लूडिंग सम गुड्स वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन स्पीशी। जो टैक्स ऑफिसर था उसको टैक्स चाहिए था एज अ सेल, कोर्ट हेल्ड क्या हुआ कि वो सेल नहीं था, क्योंकि पार्टनर्स जो है वो अपने आप से ही जॉइंट ओनर्स थे गुड्स के, और दे कुड नॉट बी बोथ सेलर्स एंड बायर, ना वो सेलर हो सकते ना वो बायर हो सकते हैं। मोर ओवर नो मनी कंसिडरेशन वॉज पास्ड। ये केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस राम नानलाल एंड कंपनी।
एक और केस क्या है कि एक क्लब ने फूड और ड्रिंक सप्लाई किए थे उसके मेंबर्स को एट फिक्स्ड प्राइस। अब हेल्ड क्या हुआ कि कोई सेल नहीं हुई क्योंकि मेंबर जो थे क्लब के वो मेंबर्स को जॉइंटली पे करते हैं, यानी कि क्लब को। मेंबर्स ऑफ क्लब जो है वो अनडिवाइडेड जॉइंट ओनर्स होते हैं और वो ओनर्स का पार्ट नहीं होते। कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं दैट द सेम पर्सन कांट बी बोथ परचेजर एंड सेलर। अब देखो एक्सेप्शन भी है, एक तो मैं तुम्हें बता दी। जहाँ पे देखो पर्सन के गुड्स जो हैं वो सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ही में हिमसेल्फ बाय देम। अब डिक्री का मतलब यहाँ पे होता है ऑर्डर। जहाँ पे देखो पर्सन के गुड्स जो हैं दे आर सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर है उस पे सोल्ड हो रहे हैं तो वो खुद से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सन ओनर भी है, मतलब बायर भी है, सेलर भी है। पार्ट ओनर यानी कि पार्टनर अपना शेयर बेच सकता है दूसरे पार्टनर को, ताकि जो है दूसरा पार्टनर सोल ओनर बन जाए गुड्स का। नेक्स्ट आते हैं पोनी sells the goods pledged with him on non-payment of bill money. The pawner may himself buy such good. जहाँ पे पोनी क्या करता है, मतलब जिसके पास तुमने गिरवी रखा है अपना सामान, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो गुड्स प्लेस्ड बेच सकता है विद हिम ऑन नॉन पेमेंट ऑफ बिल मनी। अब देखो तुमने सामान गिरवी रखा है पोनी के पास, तुमने उसको पेमेंट नहीं की, नॉन पेमेंट नहीं की, तो वो क्या करेगा, किसी और को ही बेचेगा, जाहिर सी बात है। तो पोनर क्या कर सकता है, वो अपने गुड्स दोबारा से वापस ले सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहते हैं, पार्टनर भी गुड्स बाय कर सकता है उस फर्म से जिसमें वो पार्टनर है एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट केस क्या आता है, उस केस में जहाँ पे सेल बाय ऑक्शन हुई है तो सेलर क्या कर सकता है, राइट रिजर्व कर सकता है ऑफ मेकिंग अ बिड एट द ऑक्शन एंड मे दस परचेज हिज ओन गुड्स। ओके। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंस्टिट्यूट करने के लिए क्या होना चाहिए, इमीडिएट ट्रांसफ़र होना चाहिए या फिर एक एग्रीमेंट होना चाहिए जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सके गुड्स सोल्ड में या फिर एग्री टू बी सोल्ड में। ये एसेंशियल होता है कि हम जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र करें फ्रॉम सेलर टू बायर विद और विदाउट फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड। ठीक, गुड्स। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर जो है सेल का वो गुड्स होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी जिसमें जो है सेलर से बायर को ट्रांसफ़र होती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 क्या कहता है, गुड्स क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass, trees and things attached to or forming part of the land which are agreed to be sold it before sale or under contract of sale। अब देखो गुड्स यहाँ पे हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, और ये क्या इंक्लूड करती है, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ट्रीज एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड इट बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कोई लैंड है उसका जो ग्रास, ट्रीज या क्रॉप्स पार्ट है वो भी साथ में अटैच्ड होते हैं। एग्जाम्पल से समझो अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो। देखो जहाँ पे ट्रीज के हैं वो सोल्ड हुए थे ताकि जो है वो कट हो जाए और सेपरेट हो जाए लैंड से, टेकन अवे बाय द बायर। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर सेल ऑफ ट्रीज एज मूवेबल गुड्स। ठीक है, अब जो कर्जा है, डेट है, वो गुड्स नहीं है, क्यों, क्योंकि वो असाइन होता है एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बट कांट बी सोल्ड। अब देखो अब एक होटल और रेजिडेंट कस्टमर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो होटल ने कंसोलिडेटेड चार्ज किया उसके रेजिडेंट्स के लिए सर्विसेज और सप्लाई ऑफ फूड के लिए। अब कोई रिबेट अलाउड नहीं था अगर फूड जो है वो टेकन नहीं हो, मतलब कोई रिफंड नहीं था अगर कस्टमर जो है फूड नहीं लेता। क्वेश्चन बीइंग रेज्ड विद द सप्लाई ऑफ फूड अमाउंटेड टू सेल, इट वाज हेल्ड दैट इट वाज सिंपली अ प्रोविजन ऑफ सर्विस as a transaction was indivisible contract of multiple services and did not involve any sale of food। तो इसमें क्या था, इसमें सेल ऑफ फूड तो हो ही नहीं रही थी, ये बस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। अब ये जो 3 एक्सेप्शंस हैं इसकी गुड्स की, मनी, एक्शनेबल क्लेम्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। मनी जो है एक लीगल टेंडर है, एसेंशियल एस्पेक्ट है हर सेल का, क्योंकि जो प्राइस होता है गुड्स का it is to be expressed in terms of money and therefore money itself can't be their subject of sale। actionable claims का मतलब claims जो enforce हो सकते हैं by legal action or suit, example that evidenced by an entry by the creditor in his accounts book। बुक डेट जो है बुक का कर्जा वो गुड्स नहीं है, क्योंकि देखो
इट कैन ओनली बी साइंड एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, लेकिन हम इनको सेल नहीं कर सकते। ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट है, वो तो तुमने किया ये 11वीं में। प्रोमिसरी नोट है, इट रिप्रेजेंट्स अ डेट यानी कि एक्शनेबल क्लेम। तो ये अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ट्रांसफ़र हो सकता है, जो कि आपका नेक्स्ट एक्ट है। बाय मियर डिलीवरी और इंडोर्समेंट ऑन डिलीवरी सच इंस्ट्रूमेंट्स कांट बी सोल्ड। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ऑलराइट, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सेपरेटली गवर्नड होती है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से। नेक्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट इज प्राइस। देखो, सेल का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर must be money paid or promised. Where there is no money consideration, the transaction is not a contract of sale. As for instance, goods given in exchange for goods or as remuneration for work or labor। देखो क्या होता है, वैलिड सेल का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट करने के लिए जो कंसिडरेशन है ट्रांसफ़र के लिए, इट मस्ट बी या तो पैसे दे के होनी चाहिए या प्रॉमिस होना चाहिए। जहाँ पे कोई मनी कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, ट्रांजैक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, इंस्टेंस गुड्स के लिए जो गुड्स दिए जाते हैं एक्सचेंज फॉर गुड्स के लिए या फिर रेमुनरेशन और लेबर के लिए। हाउएवर, जो एग्जिस्टिंग डेट है, एग्जिस्टिंग कर्जा है ड्यू फ्रॉम सेलर टू बायर, वो सफिशेंट है, सफिशेंट होता है। फर्दर कुछ नहीं होता कि हम कंसिडरेशन प्रिवेंट कर सके फ्रॉम बीइंग पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन गुड्स और सम अदर आर्टिकल्स और वैल्यू। एग्जाम्पल क्या है, एक रेफ्रिजरेटर कंपनी सप्लाई करती है नया रेफ्रिजरेटर ऑफ 9000 इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड रेफ्रिजरेटर 6000 इन कैश। तो ये सेल मानी जाती है अंडर गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि कोई पर्टिकुलर फॉर्म नेसेसरी नहीं है टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, इट मे बी मेड इन राइटिंग, मतलब या तो ये एक्सप्रेस हो सकता है, ओके, या तो इम्प्लाइड हो सकता है बाय वर्ड्स और माउथ, यानी कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।